A very warm welcome to all of you to Self Selection Board. मेरा नाम है शुभम वाशा and my aim is to take you one step towards your यूनिफॉर्म। देखिए ये जो सपना है ना एयरफोर्स का बिल्कुल सच हो सकता है और ये हर उस बच्चे का हो सकता है जिसका पढ़ाई में मन ना लगता हो या पढ़ाई करने के नाम पे नींद आ जाती हो। ये यूनिफॉर्म इंडियन एयरफोर्स की आपकी बिल्कुल हो सकती है। आप याद रखिए एफकैट का एग्जाम एनडीए सीडीएस से बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने अफवाह सुनी है ना कि एफकैट का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकल जाता है या मैं कहूं एक महीने में निकल जाता है, तो दोनों बातें ही सच हैं। बात समझिए इस बात को। अब मैं आपको गाइडेंस बुक्स, वीडियोस, रिवीजन, मॉक आंसर सब दूंगा, बट अगर आपकी जिद नहीं है, मैं आपका ये सपना पूरा कर नहीं सकता। यहां से आपको उठना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? मन नहीं करता, नींद आती है, ये सब आपको बदलना पड़ेगा। देखो, जो यूनिफॉर्म पाने का सफर है ना, ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। इट्स नॉट कि ओवरनाइट हो जाएगा कि तुम कुछ और हो जाओगे और यहां से तुम यूनिफॉर्म पहन के निकल लोगे। ऐसा नहीं होने वाला जिंदगी में कभी। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई में मन बनाना पड़ेगा। रिवीजन का मन नहीं करता तो रिवीजन का मन करना पड़ेगा। अगर आपको मॉक आंसर से डर लगता है तो डर हटाना पड़ेगा। आपको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, तभी ये सपना सच हो सकता है। अब मैं सीधे एफकेट के बारे में बात करूं। एफकेट की मार्किंग स्कीम समझो। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग -1 की। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब यहां पर अगर आपको एफकेट का पूरा पैटर्न समझना है तो पहले जो 1 साल पुराना ओल्ड पैटर्न था ना, उसे समझो। पहले ना 25 क्वेश्चन आते थे जीएस में, 25 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश में, 32 क्वेश्चन आते थे आपके रीजनिंग में और 18 क्वेश्चन आते थे आपके मैथ्स में। अब ये पैटर्न बदल चुका है। अब क्या हो गया है? देखो, यहां तो 25-25 ही रह गया, 18 का 20 हो गया, 25 का, यहां पर 32 का 25 हो गया रीजनिंग में, मतलब क्वेश्चन कम हो गए। और यहां पर जहां पर आपका इंग्लिश है, वहां उठ के 25 से 30 हो गया है। बात समझ में आ रही है? अब आपको ये बात समझना है कि यहां पर आपके 100% मार्क्स आते हैं मैथ्स में, रीजनिंग में। ये आपको गांठ बांधनी पड़ेगी। बहुत बच्चे अप्रोक्सीमेटली 100% ले आते हैं। मुश्किल से शायद एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गलत होता है इन दोनों में, मैथ्स और रीजनिंग में। क्यों होता है ऐसा कि मैक्सिमम बच्चे 100% ले आते हैं, ये मैं आपको भी समझाऊंगा। अब आपको दूसरी बात ये समझनी है कि अगर आपको एफकैट के पेपर में मार्क्स उठाने हैं तो 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। 2 तो ही हो गए, मैथ्स और रीजनिंग। तीसरा हो गया इंग्लिश। इन तीनों में ही आप मार्क्स बहुत ज्यादा उठा सकते हो, अदरवाइज जीएस में आप बहुत ज्यादा नंबर नहीं उठा पाओगे। मेरी बात ध्यान सुन लीजिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सब बिल्कुल समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं, कट ऑफ देखते रहा। कट ऑफ का सीन क्या आप देखोगे, यहां से जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, 2022 आता जा रहा है, तो कट ऑफ ना बढ़ती जा रही है। तो कट ऑफ का आज रेंज है 150 से लेके 170 के बीच में। क्लियर है? इसी के बीच में आएगी कट ऑफ, ये बात आप गांठ बांध लो। पर अगर आप ध्यान से देखो, ये एफकेट की कट ऑफ है। दूसरी एक कट ऑफ और लिखिए ईकेटी की कट ऑफ। ये ईकेटी क्या है भाई? ईकेटी का सीन मैं समझाता हूं। ईकेटी एक ऐसा एग्जाम है जो एफकेट के साथ होता है, ठीक है? और ये जो एग्जाम है ये बीटेक वालों को देना होता है। क्या कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। ऑप्शन है, आप मत दो। पर जो देता है ना, उसका भला हो जाता है। कैसे भला होता है मैं समझाता हूं। अब मेरिट में आने का ना सीक्रेट क्या है? मेरिट समझते हो ना, कि भैया फाइनल लिस्ट बनती है। एक फाइनल लिस्ट होती है जिसमें नाम होता है जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ होता है। मतलब उसने रिटन दिया है, एसएसबी दिया है, मेडिकल दिए हैं। अब फाइनली ना इस सबका टोटल मिलाकर एक लिस्ट बनेगी। अगर उस लिस्ट में नाम है तो बच्चा एकेडमी, मतलब एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करेगा। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनना। 2 बच्चे हैं, मेरी बात ध्यान सुनो। ए एक बच्चा है, बी एक बच्चा है। ध्यान सुनो, सबकी नजर एकदम स्क्रीन पे होनी चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, आपका लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है? अगर आप रिकमेंड हो गए तो। ए ने बीटेक करा है, ठीक है? बी ने जो करा है वो करा है बीएससी। अब इसने बीएससी करा है तो सिर्फ वो एफकेट का ही पेपर दे सकता है, ग्राउंड ड्यूटी वाला या वो पायलट। ठीक है ना? एक ही पेपर होता है। ठीक, ओके। अब जो बीटेक वाला है वो एफकेट का पेपर तो देगा ही देगा, ठीक है, जो ग्राउंड ड्यूटी का और पायलट वाला है। ठीक है? दूसरा वो एक और पेपर देगा जिसका नाम होगा ईकेटी। ठीक है? अब यहां पर ईकेटी देते ही वो एफकेट में जो टेक्निकल सीटें हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक, इन दोनों बच्चों ने कट ऑफ निकाल ली। फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ आई 165। क्लियर? जो बी है उसने 200 मार्क्स के साथ कट ऑफ निकाली, वहीं ए ने 166 मार्क्स के साथ कट ऑफ निकाली। और ईकेटी भी ये बॉर्डर लाइन से पास हुआ। ईकेटी की कट ऑफ आई 50, इन जनाब ने लिया 52। क्लियर है? अब दोनों ही बच्चे ए और बी, ध्यान सुनो मेरी बात, ए और बी रिकमेंड भी हो गए, एसएसबी से रिकमेंड हो गए। ठीक, रिकमेंड होने के बाद अब दोनों में से ज्वाइन कौन करेगा?
देखिए जो ए लड़का है वो तो 100% ज्वाइन करेगा। क्यों ज्वाइन करेगा? क्योंकि टेक्निकल सीटें एफकेट के अंदर खाली रहती हैं। दोबारा बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। एफकेट के अंदर टेक्निकल सीटें खाली रहती हैं, तो इसकी 100% चांसेस होते हैं कि वो बच्चा तो मेरिट इन होगा ही होगा। अब आते हैं बी वाले केस में, जिसने बीएससी करी थी और एफकेट का पेपर दिया है। 200 मार्क्स जो रिटर्न में होते हैं ना, वो टॉपर वाले मार्क्स होते हैं। 200 बहुत अच्छे नंबर होते हैं एफकेट के अंदर, पर इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो मेरिट में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि एफकेट में रिटर्न की वेटेज बहुत कम होती है। दोबारा बोल रहा हूं, एफकेट में मेरिट लेस बनने में रिटर्न की वेटेज बहुत कम होती है, एसएसबी की सबसे ज्यादा है। एसएसबी की वेटेज ज्यादा है और रिटर्न की कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने एसएसबी में अच्छा परफॉर्म किया तो मेरिट में इन होगे, वरना नहीं होगे। अब आपके लिए यह है कि आप मेरिट में कैसे आओगे, तो आंसर हो गया एसएसबी। तो एसएसबी की तैयारी कैसे करोगे? अब ये समझो, एफकेट जीडी या पायलट एंट्री में जब आप जाते हो, एक पेपर जो सिंगल होता है, उसमें आपको ना अभी से एसएसबी की तैयारी करनी पड़ेगी। देखो एफकेट ईकेटी वाला लेजी हो जाए चलेगा अभी, क्लियर है, बट आपको नहीं लेजी होना है। आपको इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा, और किताबें बहुत पढ़नी पड़ेंगी। सर ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये तीनों ही बातें बचपन से सुनते आ रहे हैं। बच्चे आप बचपन से सुन रहे हो ना सुन रहे हो, पर आपने इतनी अनदेखा कर दी है कि वो जिंदगी में ना आपके सपनों को ना पाने की वजह बन गई है। आई एम रियली सॉरी मैं जब हार्श बोलता हूं, बट रीजन इस बात का ये है कि कहीं ना कहीं है। देखो आपके पेरेंट्स को आदत नहीं है, हो सकता है मिडिल क्लास की हो, नहीं बोलता हो। कॉन्फिडेंस लेनी है कि भैया डिबेट स्पीच में कभी पार्ट नहीं लिया तो क्या ही मतलब है। और रीड अलॉट तो बचपन से सुनता रहा, मम्मी पापा ही बोलते थे, पर खुद तो पढ़ते नहीं, तो मेरे को आदत कैसे पड़ेगी? हमने आसपास देखा नहीं। अगर आप 5 दोस्तों, 5 में से शायद ही कोई एक बच्चा होगा जिसको किताब पढ़ने की आदत होगी, और पढ़ने के नाम पे वो न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, किताबें नहीं पढ़ता होगा। अब आप मेरी बात समझो, किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है? मैंने एक लड़की का इंटरव्यू लिया था, अपूर्वा, ठीक है। जैसे आपके एफकेट में मेरिट आउट का इशू है, ऐसी एक और एंट्री होती है जैग, ये लॉयर्स के लिए होती है, उसमें सीटें से होती हैं 4, ठीक है। ये जो अपूर्वा है, पहले बार में जब रिकमेंड हुई, फर्स्ट टाइम में रिकमेंड हुई, तो इनकी ऑल इंडिया रैंक आई 26, मतलब रिकमेंड हो गई, मेडिकली फिट है। दूसरी बार में आई ऑल इंडिया रैंक अप्रोक्सीमेटली 22, ठीक है। तीसरी बार में ऑल इंडिया रैंक आई इनकी 17। चौथी बार में आई ऑल इंडिया रैंक 10, और 5वीं बार में आई ऑल इंडिया रैंक 3, 5वीं बार में। तो मैंने पूछा कि ये 26वें रैंक से आप ऑल इंडिया रैंक 3 पर आए कैसे? उसने कहा रीड अलॉट। रीड अलॉट क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, व्हेन यू रीड अलॉट, तो आपका दिमाग की जो नॉलेज होती है, जो आपके सोचने का तरीका होता है, वो बदल चुका होता है। और इसमें सबसे बढ़िया तरीका है दैट यू रीड सेल्फ हेल्प बुक। सेल्फ हेल्प बुक क्या होती है? सेल्फ हेल्प बुक ये होती है, ये वो बुक्स होती हैं जो आपको नई नई चीजें सिखाती हैं। हो सकता है आज आप आलसी हो, लेजी हो, तो वो सिखाएंगे लेजी कैसे नहीं होना, जैसे ये किताब, क्लियर है। हो सकता है कि आपके साथ गर्ल हो, आपके साथ कभी मोलेस्टेशन हुआ हो, आपको किसी लड़के ने नो बदतमीजी करी हो, जो आपके साथ आज भी वो डर बना के बैठी है, तो दीज काइंड ऑफ बुक, जैसे सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ FUCK, ठीक है। जो किताब है, नाम नहीं बोल सकता बिकॉज ऑफ फिल्टर हो जाएगा वो। तो ऐसी किताब है ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई कर देती है, बात समझ लो। तो प्लीज मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि आप सेल्फ हेल्प बुक जरूर पढ़ें। बट आप कहोगे सर ये कहने वाली बातें, आज तक तो पढ़ी नहीं गई, अब क्या पढ़ूंगा? और आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कोई भी बुक उठाओ, पढ़ना शुरू करो तो आपका मन लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बुक पढ़ने की एक कला होती है, बुक कैसे पढ़ना है वो भी एक कला होती है। मैं गूगल मीट पे और रोज पढ़ाता हूँ बच्चों को। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ आपको भी पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट यार प्रॉब्लम ये है कि मैं सबको पढ़ाऊंगा तो मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी। चलो खैर, बाद में बात करेंगे गूगल मीट पे कैसे पढ़ना है, इसका लिंक कैसे मिलेगा वगैरह वगैरह, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है ना। बट बुक पढ़ने की आदत बनाओ। अगर मेरे साथ नहीं पढ़ सकते या मेरे साथ नहीं पढ़ना, तो खुद से पढ़ो, पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी नहीं बदलने वाली, ये बात आप गारंटी लिख लो मेरे से। अच्छा आगे चलते हैं जरा बात। अब आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस का क्या सीन है मेरी जान? सिलेबस में ना आपको ये बात समझ में आ गई, 4 पेपर, ठीक है ना। अब एक ही पेपर के अंदर, सॉरी 4 पेपर कर रहा हूं, एक ही पेपर के अंदर 4 सेक्शन है, ठीक। अब आपको क्या रखना था ध्यान, कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग पे सबसे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, क्लियर है। अब आपको बात समझ नहीं आनी चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आप देखो, इंग्लिश में ये सिलेबस है, मैथ्स में ये सिलेबस है, और जनरल नॉलेज में ये सिलेबस है, और रीजनिंग में ये सिलेबस है। ये एक्चुअल लिख के दिया है एफकेट ने, ये एक्चुअल लिख के दिया है एफकेट ने कि क्या सिलेबस है।
प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी की तरह तैयारी करनी है। सर क्या बात है सर, मजा आ गया, इतनी आसान भाषा में समझा दिया आपने। बच्चे अभी तो आपने कुछ समझा ही नहीं है, ये पेपर कैसे निकलना है ये आपको नहीं समझ में आया। मेरी बात ध्यान सुनो, एफकेट में पीवाईक्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है। इतनी इंपॉर्टेंस है कि पीवाईक्यू छपा छपाया आ जाता है एग्जाम के अंदर। मैं दोबारा बोलता हूं, सीडीएस में ऐसा हो सकता है पीवाईक्यू छपा छपाया ना आए, ऐसा हो सकता है एनडीए में ना आए, ऐसा हो सकता है आईएएस के एग्जाम में बिल्कुल भी ना आए, पर एफकेट में पीवाईक्यू एकदम छपा छपाया आता है। सिनोनिम एंटोनिम्स जो पहले वाले पेपर में हुए हैं वो छपे छपाए आते हैं। मैथ्स का पूरा पेपर जैसे पहले आया है कभी, वैसे ही छपा छपाए आ जाता है पास्ट ईयर के पेपर के रेफरेंस में। ठीक है, कई बार ऐसा दिखाया गया है कि लैंग्वेज भी सेम रहती है, लैंग्वेज भी सेम रहती है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। ठीक है ना, सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। ओके सर क्या बात, अब तो तुम आप मतलब मोरल हाई कर रहे हो। तब आपने कहा था कि 1 महीने में निकल जाता है ना, ये कुछ बात अब समझ में आ रही है मेरी बुद्धि में, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात समझ में आ रही है। तो पर आप जरा देखो रीजनिंग मैंने उसने कुछ बताया नहीं। अब मैंने क्या किया आपके लिए, पास्ट ईयर पेपर निकाले, और पास्ट ईयर पेपर निकाल के ना मैंने आपके सारे सामने सारे टॉपिक लिख दिए जो आते हैं एग्जाम में। क्लियर है, आप आर एस अग्रवाल लेकर मत पढ़ने बैठ जाना जो रीजनिंग की आती है कि सारे करूंगा मैं, 10,000 करूंगा, 10,000 क्वेश्चन मोटी किताबें करूंगा, नहीं, ये गलत तरीका है। देखिए आपको सिंपल इतना करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको ना ऐसे नहीं करना एक एक के 200 क्वेश्चन लगाने ना। आपको क्या करना है, सबके ना कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, सबके कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट क्या है, 4-5 क्वेश्चन लगा के देख लो। बस ये जो एनालॉगी है ना, इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसा होता है, ये नॉलेज का खेल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं, पेन इज फॉर राइटिंग पेपर, राइटिंग ऑन पेपर, देन इंक इज फॉर, अभी रिलेशन है। अब ये नॉलेज अगर आपको नहीं आई तो आप कर नहीं पाओगे। तो इसमें आपको मेहनत लग सकती है एनालॉगी, सिर्फ एनालॉगी में। बाकी बहुत फुद्दू है यार, बहुत फुद्दू है। क्लियर है, पहली बात क्लियर हो गया, ये पीवाईक्यू से आ रहा है, ये पीवाईक्यू से आ रहा है। इंग्लिश में पीवाईक्यू में एग्जैक्ट क्या है, ये 3 चीजें तो पक्का पीवाईक्यू से आएंगी आएंगी। और मैथ्स में पूरा पीवाईक्यू, और इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। बट एनालॉगी की सबसे ज्यादा करनी है, कि बच्चों के एनालॉगी ही क्वेश्चन नहीं होता। क्लियर है इतनी बात। सर जीएस का कुछ बताओगे, मैं बताऊंगा बच्चे, पर अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, समझ में आ गया एफकेट का पेपर रिपीट होता है। क्लियर है, बुक कौन सी लें आप, बुक दिशा की ले लो, अरिहंत की ले लो, दोनों ही पीवाईक्यू हैं, आप ले सकते हो। बट मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखो। ये 2011 से लेके 2021 नहीं 22 तक की किताब है, और यही ऐसे है 2011 से लेके 2022 तक की। दोनों ही पीवाईक्यू हैं, पर दोनों में क्वेश्चन अलग होंगे, दोनों में क्वेश्चन अलग होंगे। सर ऐसा क्यों? यार बच्चे इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो एफकेट का पास्ट ईयर पेपर है ना, मार्केट में मिलता नहीं एक्चुअल में। ये जो पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, वो ऐसे बनाए जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे मिल गए कि भैया एग्जाम देकर आए, यार मुझे बता दे यार कौन कौन से क्वेश्चन है, मुझे ना किताब लिखनी है तो मैं उसमें डाल सकूं। तो आपने मुझे अपनी याददाश्त से बताया कि ये क्वेश्चन आता है, और मैंने किताब में लिख दिया और ये छाप दी। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन अलग हो, इसमें क्वेश्चन अलग हो। तो आप मेरे हिसाब से एक से ज्यादा किताब ही लेके चलना पास्ट ईयर पेपर की, तभी फायदा होगा, तभी आप पे ना ह्यूज क्वेश्चन बैंक होगा। क्लियर है, पास्ट ईयर पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत है, आपको समझ में आ गया, कॉपी पेस्ट होकर आते हैं। क्लियर है, बड़े बच्चे ऐसा हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा कि सारे पीवाईक्यू तो एक जगह है नहीं, बस मोटे मोटे तौर पे दे रखे हैं। तो मैंने क्या किया था कि क्योंकि पेपर रिपीट होता है, तो मैंने एक बैच बना दिया था। पर अफसोस ये है कि ये बैच ना ऑलमोस्ट फुली हो चुका है, इसमें सीटें हैं नहीं, क्योंकि मेरे पास तो टीम है। तो मैंने एक बुक ना लेके 4-5 बुक के साथ बना दिया था। ठीक है, तो आप खुद से प्लीज मेहनत कर लेना, क्योंकि यहां पर सीटें अभी बची नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। इसमें सीटें ना बचने का कारण क्या होता है कि आपके ना सामने एक, जो मैं आपको याद है, मैं आपको रीडिंग सेशन बोल रहा था बार 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 बार, ये रीडिंग सेशन मैं लेता हूं डेली। क्लियर है, मैं लिटरली एक एक लाइन पढ़ पढ़ के समझाता हूं कि अगर मान लो एक सेंटेंस है, उसमें जो वर्ड आ रहा है उसका मीनिंग बिना डिक्शनरी खोले कैसे समझते हैं। तो वो जो चीज है, ये जो जिन लोगों को पता है वो पहले ही बुक कर लेते हैं इसी चक्कर में। दूसरी बात ये है, आप मुझे कभी भी कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आप एनरोल स्टूडेंट हो। तो ये भी एक वजह है कि ये कोर्स जल्दी भर गया है। ठीक है, तो मैं एक दो सीटें बची होंगी, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, एक बार चेक कर लेना। अगर किसी का बच गया है या आपके पास सीटें बच गई हैं, तो आप एक बार एनरोल करके देख सकते हो। कूपन कोड यहां पर है, ठीक है, बट हो सकता है ना मिले ये, ठीक है ना, दैट्स वेरी हार्ड। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, मेरी बात ध्यान सुनो। यहां पर जनरल नॉलेज में कितने क्वेश्चन आते थे, याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा, मैं दिखाता हूं आपको। जनरल नॉलेज में आते थे आपके, यहां पर आ गए आपके
ये आ गए आपके 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन, चलो मेरी बात ध्यान सुना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे बच्चे। अगर आपने नहीं सुनी तो आप जीएस ना करते करते मर जाओगे। अब जरा मुझे गिन के बताओ इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 25 की जगह मैं इसको 22 मान लेता हूं। अगर मैं 22 को 11 से डिवाइड करूंगा तो मतलब हर सेक्शन से दो दो क्वेश्चन। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? दो क्वेश्चन के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, करंट अफेयर ये सब पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है? देखिए, इसके लिए ना कभी भी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जाती। इसमें दो चीजों पर फोकस करा जाता है। एक तो स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना। ये आपको किसी भी चैनल पे मिल जाएंगे। मेरे चैनल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे मिल जाएंगे, आपको दूसरा किसी भी चैनल पे मिल जाएंगे, अनअकैडमी, बायजू, सीडीएस डॉट जर्नी, इनसाइड एसएसबी, डिफेंस मीनिया, दुनिया भर का कोई भी डिफेंस चैनल है, अड्डा 247, फिजिक्स वाला, कोई भी, उस पे आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगी। कब मिलती है? एग्जाम से 1 महीना पहले, 1 मंथ बिफोर, ठीक है। वहां से आप कर लेना। मेरी रिक्वेस्ट ये है, कोई भी दो चैनल पकड़ लेना। दो चैनल क्यों कह रहा हूं? एक से आप याद करना, दूसरे से रिवाइज करना कि हाँ यार ये तो सेम चीज आ रही है। जब आता ना कॉन्फिडेंस कि यार एकदम कॉपी पेस्ट आ रही है चीजें, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा उठता है। तो आपको क्या करना है इसके अंदर? आपको यहां से स्टैटिक जीके पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी ध्यान रखो, स्पोर्ट्स, डिफेंस हाईएस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मेरी बात आप समझ गए हो सर, ये तैयारी वैयारी कैसे होनी है। थोड़ा नंबर पे खेले, नंबर कितना चल रहा है देखिए। अगर हम वापस लेके जाएं आपको, ठीक, नंबर क्या बनेगा हमारा, यहां पर आते हैं। ये देखो, मैंने कहा आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन करें, 7, ठीक है। इंग्लिश में आप 25 ही करें, और इसमें आप 18 के आसपास, इसमें आप 23 के आसपास, ठीक है। ऐसे आप करो, क्योंकि ये पॉसिबल है कि इसमें ना मैथ्स में इतने नंबर आ जाए। मैं भी और डिटेल में बात करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 7 3 जा कितना होता है? 21। हाँ सर, हाँ। 7 3 जा कितना होता है? 75। तो 21 + 75। उसके बाद 18 3 जा कितना होता है? 18 3 जा होता है आपका 54, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी मैथ्स खराब नहीं है तो। हाँ, 54 ही होता है। और 23 × 3 कितना होता है? ये होता है आपका 69। क्लियर है? आप जरा इसे प्लस करके देख लो आप। 219 नंबर बहुत होते हैं भाई साहब। इसका मतलब थोड़े और नंबर कटवा सकते हो आप, ठीक है। 20 30 नंबर तो अभी भी कटवा सकते हो, फिर भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर आप इसी स्ट्रेटेजी से जाओ, और आपको कम मेहनत में हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि जीएस में अननेसेसरी मेहनत मत करो बच्चे। हर सेक्शन से दो दो क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी के दो क्वेश्चन कहां से ढूंढोगे? है कोई तरीका? मैं आपको दिखाता हूं, दोबारा देखा हूं। कहां से ढूंढोगे? ज्योग्राफी के दो क्वेश्चन कहां से आएंगे? कहां से ढूंढोगे? सिविक्स से दो क्वेश्चन कहां से ढूंढोगे? पॉलिटिक्स के दो क्वेश्चन आएंगे? साइंस के दो क्वेश्चन कौन से आएंगे? फिजिक्स से आएंगे, केमिस्ट्री से आएंगे, बायो से? कहां से ढूंढोगे? पर स्टैटिक जीके इज डिफाइंड। 7 क्वेश्चन आने होते हैं, तय है 7 से 8 आने होते हैं। 2 4 अपने डिफेंस, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स से आपने कर लिए, फिनिश, खत्म। बात समझ में आ रही है? अब यहां तक की बात खत्म नहीं हुई। अब मैं थोड़ा और आपको डीप में लेके जाता हूं। तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी नवंबर है, ठीक है, और नवंबर के बाद आएगा दिसंबर, ठीक। आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि पहले आप मैथ्स इंग्लिश पे कमांड करेंगे, क्योंकि मैथ्स को ना फाउंडेशन चाहिए होती है, मेहनत चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। ऐसे ही इंग्लिश है। इन दोनों को शुरुआत से शुरू करें। उसके बाद जब आपके एग्जाम को 15 दिन या 1 महीना बचा हो, जैसे भी आपके अकॉर्डिंग आप चाहिए आपको, उसमें आप रीजनिंग और स्टैटिक जीके करें। स्टैटिक जीके तो बता दिया, किसी भी यूट्यूब चैनल से मिल जाता है, ठीक है। और रीजनिंग आप वैसे तो मैं ही दे दूंगा आपको, वरना तो आप कहीं से भी करना चाहो कर लो। आर एस अग्रवाल इज वन ऑफ द फेमस, बट मैं फिर भी वही कहूंगा, आर एस अग्रवाल क्यों कर रहे हो? पास ईयर उठाओ, कोई भी पीवाई क्यू, सीधे पीवाई क्यू लगाओ, ठीक है ना, टाइम वेस्ट बचाओ। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। अब आपको मैथ्स के लिए किताब कौन सी? भाई साहब कुछ भी लो। मतलब आप ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लो, ऐसी सीजल की किताब लो, कोई सी भी लो, पर मैथ्स का फाउंडेशन तैयार करो। करने का फाउंडेशन तैयार करने के बाद क्या करना है? पी वाई क्यू करने ही करने, क्वेश्चन छपे छपाए आते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में आप भैया रैन मार्टिन लो, पैरामाउंट लो, एसपी बख्शी लो, दुनिया भर की कोई किताब लो मेरी जान, बट एक काम करो, क्या कि भैया पी वाई क्यू जरूर करो। बात समझ में आ रही है? सारा खेल पी वाई क्यू का है। पी वाई क्यू छपे छपाए आते हैं, याद रखो इस बात को, किसमें के अंदर? एफ कैट के अंदर। अच्छा, ये सारी अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए हो ना, तो आप ना व्हाट्सएप पे ना एफ कैट लिख के भेजना, तो मैं आपको ये सब लिख के दे दूंगा, ठीक है, जिससे आपके पास हमेशा रेफरेंस के लिए रहेगी। मोबाइल खोलो मिल जाए आपको, ठीक। बाकी ना मैं इंस्टाग्राम पे भी ना एफ कैट के रिगार्डिंग चीजें डालता रहता हूँ,
तो प्लीज मेक श्योर आप वहां पर भी मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक। चलो बात सही है। अब यार ये एग्जाम आपको समझ में आ गया सर है तो मुश्किल नहीं, बट मैं आपको बताऊं ये एग्जाम बहुतों का निकलता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती और यही गड़बड़ हो जाती है। जो बच्चा रोज उठ के नहीं पढ़ पा रहा है वो एग्जाम कैसे निकालेगा। आप ये समझो कि ये जो एग्जाम है ना वो कंसिस्टेंसी का है, जो नहीं पढ़ पा रहा उसका निकलेगा ही नहीं, जो रोज पढ़ रहा है एवरेज लड़का भी है ना, एवरेज, उसका भी निकल जाएगा। समझ रहे हो, मैं तो आपको कह रहा था ना मैथ्स इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग में 100% आना चाहिए, अबे 100% छोड़, तू 80% भी लिया तो भी बंदे का निकल गया। बात समझ रहे हो, 100% तो आसान है, इसलिए मैं कह रहा था यार लाने चाहिए मैथ्स रीजनिंग में, ठीक है। बट भैया नहीं ला पा रहे हो ना तो भी निकल जाएगा पेपर, ठीक है। अब सर आप ये मुझे समझाओ कि ये कंसिस्टेंसी डेवलप कैसे होती है। देखो यार ये पढ़ाने वाले और स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट दे जिद और एजुकेटर ध्यान रखें कंसिस्टेंसी। कैसे, आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए, बच्चा ये होमवर्क करके लेकर आ, ये वो करके लेकर आ, वैसे अगर आप खुद से ये मेंटेन कर सकते हो कंसिस्टेंसी तो बच्चे किसी भी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपनी जिद को पकड़ो और जिद के दम पर एक एजुकेटर ढंग का लो, किसी कहीं का भी लो जिस अकेडमी का तुमको पसंद है, ठीक है ना, और ये निकालो, ठीक। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब मेरे से बच्चे 1 to 1 मिलते हैं तो उनके डाउट सॉल्व होते हैं, क्योंकि कॉल, व्हाट्सएप और गूगल मीट हम 3 जगह मिलते रहते हैं। तो मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनके साथ ध्यान रखता हूँ ये बात। पर मैं एक बात बता दूं अगेन कि अभी मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की जगह नहीं बची हुई है। मैं अगर आप चाह भी रहे हो तो मैं मुश्किल से 4 या 5 बच्चों को इसमें एनरोल कर सकता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट अगर नहीं मिल रहा है एनरोलमेंट तो आप प्लीज ऐसा मत करो कि मुझे व्हाट्सएप करके कॉल करके कहो सर प्लीज एक सीट दे दो। बच्चे मेरे लिए जिनका एनरोलमेंट हो गया है उनका करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन उनका कि जिन्होंने थोड़ा लेट अप्लाई किया, प्लीज डू नॉट माइंड। बट आप एक काम कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी मैथ्स वीक है तो आप मेरा एक अलग से कोर्स आता है अर्थमेटिक मैथ्स का, आप वो ले लो, तब भी मैं आपको व्हाट्सएप कॉल और गूगल मीट पे मिलूंगा, तब भी मिलूंगा। आपकी इंग्लिश वीक है, अलग से कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वो ले लो, ठीक है। वहां पर भी मैंने PYQ बहुत अच्छे से कराए हैं कि आपका आराम से निकल जाए पेपर, ठीक है ना। वहां पर भी मैं आपको गूगल मीट पे मिलकर स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वहां पर भी मैं आपकी कॉल्स लूंगा, व्हाट्सएप लूंगा। पर बच्चे ऐसा मत करो कि उड़ानी बैच चाहिए। और मैं चाहूंगा यार, हो सकता है तुम एनरोल हो या ना हो, कल अपनी कहानियां बताओगे सर मैं कभी इंग्लिश में वीक था, आज मेरा एग्जाम निकल गया, मेरी इंग्लिश ऐसी थी अब देखो बहुत सही हो गई सर, ठीक है। तो तुम्हारी कहानियां भी मैं सुनना चाहूंगा कल जब तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, जैसे ये बच्चे बता रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कल आपको कोर्स मिले या ना मिले, बट कहानी आप ऐसे सुनाओगे, ठीक है ना, कि सर मजा आ गया पढ़ के, ठीक है, छपा छपाया आ गया एग्जाम के अंदर, ऐसे भाई साहब मजा आ जाता है सुन के, ठीक है। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनो, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। आपको एक बात आप समझनी पड़ेगी कि सीडीएस और एफकेट की तैयारी एक साथ हो सकती है। काफी लोगों का मानना है कि ये नहीं हो सकती, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सीडीएस जो होता है ना एक ऐसा एग्जाम है जो कि काफी सारे एग्जाम्स के अंदर वाला सिलेबस रखता है। मतलब मैं समझाता हूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं सीडीएस एफकेट के अंदर इंग्लिश के एग्जाम का पैटर्न की बात करूं, इंग्लिश के एग्जाम के पैटर्न देखो जरा, इंग्लिश का ये पैटर्न है सीडीएस के अंदर और एफकेट का एग्जाम का पैटर्न ये है, सेम ही तो है। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश की एफकेट की तैयारी हो जाएगी। बस आपको एक काम करना है, एफकेट के पीवाईक्यू करने हैं। अगर एफकेट के पीवाईक्यू कर रहे हो सीडीएस में भी हेल्प आएंगे। बात समझ रहे हो ना, ये इंग्लिश का पैटर्न है सीडीएस एग्जाम का, तैयारी बिल्कुल हो सकती है। बात समझ लो, पहला काम आपको क्या करना है कि इंग्लिश और मैथ्स को हाथ लगाना है। समझ में आ रही है बात, हाँ सर आ रही है। तो देखिए अब मैं आपको एक बात समझा दूं, थोड़ा सीडीएस का पेपर ना थोड़ा सा अलग है। सीडीएस में जो इंग्लिश आती है ना उसमें एससी सीजीएल की ना वोकैब आती है। मतलब एससी सीजीएल एक मात्र ऐसा एग्जाम है जिसने सबसे पहले वोकैब इडियम फ्रेजेस को इंट्रोड्यूस किया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है ना कि आप पूछ मतलब यकीन नहीं मानोगे, तो आपको ना वो जरूरत है। दूसरी आपको जरूरत है सीडीएस के पास से पेपर, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वहां से रिपीट हो जाते हैं और फिर जो न्यूज में सबसे ट्रेंडिंग वर्ड होते हैं ना वो आपके आते हैं। अब यहाँ पर ना आपको मैं न्यूज के जो वर्ड्स है ना वो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। बट आप ये बात समझो, अगर मैं पूरे इंग्लिश के पेपर को सीडीएस के लिए डिवाइड करूं तो वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, रीडिंग, वोकैब एंड ग्रामर। इसमें रीडिंग और वोकैब ने उसने ना एक ऐसा ना जोड़ बना लिया है कि जिसकी रीडिंग अच्छी है उसको सारी वोकैब याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यार ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मान लो एससी सीजीएल के 10 साल के पेपर है तो 10 साल के सारी वोकैब आपको याद हो जाए। तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आपको ना ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ना पेपर उसने ऐसा ही बनाया है सीडीएस का कि रीडिंग वोकैब मतलब रीडिंग करके उसका काम चल जाए बंदे का, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर, तो मैं जो ये वोकैब है ना ये मैं आपको करा सकता हूं अगर आप चाह रहे हो तो, क्योंकि यार घर में तो माहौल है नहीं,
ठीक है। और अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं मदद कर सकता हूं। अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है पढ़ाई में तो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं रोज आपके पीछे लगा रहूंगा डंडा मार के कि कर ये कर वो कर ये कर, अगर आपको जरूरत है तो। आप प्लीज इस बात से मत कहना। उड़ान बैच के अलावा ना मेरे पास दूसरा एक बैच है, तेजस बैच है, जिसमें एफकेट और सीडीएस दोनों की तैयारी कराई जा रही है। सो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपके सपनों की जिम्मेदारी मेरी है, बस शर्त ये कि आप जिद्दी हो यार, जिद्दी आप रहो, कंसिस्टेंसी मैं देख लूंगा, मैं आपको वादा दे रहा हूं, ठीक है। अब बस इतना याद रखो कि अब मैथ्स की बात हम कर रहे हैं, तो मैथ्स में एक बात याद रखो कि एफकेट के अंदर, क्या कह रहा हूं, एफकेट के अंदर एडवांस मैथ नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक आती है। एडवांस मैथ किस में आती है? सीडीएस में आती है। ये टॉपिक सीडीएस में आते हैं, यहां पर सिर्फ अरिथमेटिक आती है, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक। मेरी बात को प्लीज याद रखें और प्लीज दिमाग में बिठा लें, ठीक है, सब बात समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स 50% तो आपकी हो गई, क्लियर है। जो आप प्रैक्टिस सीडीएस के लिए करोगे वही एफकेट के लिए भी हो जाएगी, क्लियर है। तो पहले अरिथमेटिक करना है, नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 एडवांस मैथ, क्लियर है। ओके, अरिथमेटिक प्लस अलजेब्रा, समझ लो ना, ये अलजेब्रा भी कह देते हैं कई लोग से, ठीक है। हाँ, तो समझ गए, मैं आपकी बात पूरी क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चे, अभी आपके साथ क्या है, अभी आपके पास नवंबर दिसंबर जनवरी फेब है, हो सकता है बाद में वीडियो देख रहे हो या अभी वीडियो देख रहे हो, जो भी हालत है, आपको पहला प्रायोरिटी क्या रखना है? इंग्लिश और मैथ्स पे ध्यान देना है, उसके बाद रीजनिंग पे और स्टैटिक जीके पे, क्लियर है। मीनवाइल इंग्लिश मैथ्स करते करते आप साइंस और ज्योग्राफी भी फोकस करेंगे। अभी ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यहां पर आपको एक वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा, दिखना शुरू हो जाएगा, नहीं दिख रहा तो दिख जाएगा। ये वीडियो में मैंने बताया कि साइंस ज्योग्राफी सीडीएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसके बिना पेपर निकलता नहीं है, ठीक। तो प्लीज मेक श्योर आप करें, और जब आप तैयारी करेंगे तो मैं आपकी मदद करने बैठा हूं। बाकी तो मैं आपको बताऊं, ये रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, कोई भी दिक्कत आए मुझे व्हाट्सएप कर दो, और अगर आपको एफकैट की स्ट्रैटेजी चाहिए तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे एफकैट लिख के भेज दो, मैं आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी एफकैट की लिख के दे दूंगा। बट प्लीज बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक जिद, सिर्फ एक जिद, और ये सपना पूरा हो जाएगा, सिर्फ जिद चाहिए, ठीक है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप ना मुझे मिठाई जरूर खिलाओगे अगर आप इस जिद को पकड़ के बैठ गए तो, और मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का, मुझे मिठाई खानी है। चलो मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।